वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर अपना 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इसमें सब टॉपिक है व्हाई शुड बी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। तो बोला देर आर मेनी रीजन, सम ऑब्वियस एंड अदर आर नॉट ऑब्वियस बट ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बोला बहुत सारे रीजन है और ऑल जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। तो नैरो यूटिलिटेरियन में क्या बोला गया है, नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस। बोला जो नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स जो हैं कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसमें क्या बोला गया है कि ह्यूमन ड्राइव्स काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जो ह्यूमन है वो काउंटलेस बहुत सारे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेता है नेचर से, जैसे कि फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन, परफ्यूम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ह्यूमंस जो हैं वो नेचर से लेता है और इसके बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग, जितने भी 25% है ड्रग के करंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर ड्राइव फ्रॉम द प्लांट। जितने भी 25% जो ड्रग्स हैं जो भी मार्केट में सोल्ड हो रहे हैं वो मेनली प्लांट से ही लिए गए हैं। एंड 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन। और 25,000 स्पीशीज जो है प्लांट्स के वो कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज्ड बाय द नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। और उसको वहाँ के लोकल लोग जो है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो है लोकल लोग अपने अपने एरिया में इनको यूज करते हैं। नो बडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनल यूजफुल प्लांट्स देयर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। बोला अभी तक कोई नहीं जानता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और कितने प्लांट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर होना बाकी है जिनका कि बहुत ज्यादा मेडिसिनल यूज है। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। बोला जैसे जैसे रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं उनको हम बायो प्रोस्पेक्टिंग से देखें। नेशन एंडोर्ड विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट रीप एनॉर्मस बेनिफिट्स। तो बोला कि अगर हम बायो प्रोस्पेक्टिंग वे में देखें तो जितना ज्यादा रिसोर्सेज है किसी नेशन के पास उतना ज्यादा वो रिच है बायोडाइवर्सिटी में और उतना ज्यादा ही उसको बेनिफिट्स हैं। आगे है द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। अब जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स है उसमें क्या बोला गया है, आर्ग्यूमेंट से दैट बायोडाइवर्सिटी plays a major role in many ecosystem services that nature provides। बोला जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स उसमें बोला गया है जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है इकोसिस्टम के सर्विसेज में दैट नेचर प्रोवाइड्स। जो नेचर प्रोवाइड करती है उसका इकोसिस्टम में वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। The fast-dwelling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere। बोला ये जो बहुत जल्दी से सिकुड़ता हुआ जो अमेजोन फॉरेस्ट है वो एस्टिमेटली प्रोड्यूस करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस ही कम से कम 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जितना भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वो टोटली जो है ये जो सिकुड़ता हुआ हमारा अमेजोन फॉरेस्ट है वही प्रोड्यूस करता है। कैन बी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाई नेचर। बोला इसकी क्या कम हम कोई इकोनॉमिक वैल्यू लगा सकते हैं। यू कैन हैव सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन एन सिलेंडर ऑफ द ऑक्सीजन। बोला इसका आप अनुमान लगा सकते हैं जो भी आपके आसपास हॉस्पिटल है वहां पे जो आप एक अगर ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करेंगे या लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी लगाएंगे वो लोग। पॉलिनेशन without which plants cannot give us fruits or seeds is another service। बोलो पॉलिनेशन जो है another service है हमारे इकोसिस्टम का, प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर्स, जो कि पॉलिनेटर्स के थ्रू होता है। और ये पॉलिनेटर्स कौन कौन से हैं, बी बम्बल बीज हैं, बर्ड्स और बैट्स हैं, इनकी हेल्प से ही ये पॉलिनेटर्स हैं, इनकी हेल्प से ही पॉलिनेशन होता है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द पॉलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम द नेचर्स पॉलिनेटर। आप बोला कि आप क्या ये पॉलिनेशन के काम को पूरा कर सकते हैं बिना किसी नेचुरल पॉलिनेटर्स की हेल्प से, अगर करते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। देयर आर
अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स, बोला और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं दैट वी ड्राइव फ्रॉम द नेचर, तो हम जो हम नेचर से लेते हैं। द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड्स, बोला जब हम थिक वुड्स या फॉरेस्ट में से जब हम वॉक करते हैं तो हमें कितना आनंद मिलता है। वॉच स्प्रिंग फ्लावर्स, हम इन फुल ब्लूम्स, जो बिल्कुल जो बसंत के टाइम पे जो खिले हुए फूल होते हैं उनको देखने में कितना अच्छा लगता है। और वेकिंग अप विद द बुलबुल सॉन्ग, और जब हम सुबह उठते हैं बुलबुल के सॉन्ग से मॉर्निंग में तो वो हमें कितना प्लेजर देते हैं। कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग, इन सब का क्या हम मोल लगा सकते हैं। The ethical arguments for conserving biodiversity related to what owe to millions of plants, animals and microbe species with whom we share this planet। बोला एक ethical argument ये भी है conserving biodiversity का कि हम क्या देते हैं, हम उनको क्या देते हैं जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इस प्लेनेट को, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको हम क्या देते हैं। तो फिलोसफिकल और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू। बोले फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हर एक स्पीशीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है, इवन इट मे नॉट बी ऑफ करंट और इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। अगर उसका हमारे पास कोई अभी फिलहाल के लिए या फिर कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, तब भी किसी भी स्पीशीज का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू मैटर करता है। वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर well-being and pass on our biological legacy in a good order to the future generation। बोला हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम सभी इन जितना भी हमारा जितना भी हमारे इकोसिस्टम में स्पीशीज प्रेजेंट है उनका हम वेल बींग, उनको हम अच्छे से ख्याल रखें और उनको हम पास करें अपने फ्यूचर जनरेशन्स में। आगे है हमारे पास हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम अब जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे संभाल के रख सकते हैं। When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at levels is protected. We save the entire forest to save the tiger। बोला अगर हम वी कंजर्व, जब भी हम किसी भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व या प्रोटेक्ट करते हैं, पूरी भी इकोसिस्टम को हम कंजर्व या प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं इट्स उसकी बायोडाइवर्सिटी लेवल तक, तो उसका मतलब होता है कि वी सेव द, तो इसका मतलब ये होता है कि एक टाइगर को बचाने के लिए हमें पूरे जंगल को बचाना पड़ता है। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। जब इस तरह का जब हम अप्रोच लेते हैं कि एक टाइगर को बचाने के लिए हमें पूरी जंगल को बचाना पड़ता है, तो इस तरह के अप्रोच को हम बोलते हैं इन सीटू और ऑन साइट कंजर्वेशन। हाउएवर व्हेन there are situations when an animal or plant is endangered or threatened, बोला कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी एनिमल और प्लांट जो है वो एंडेंजर्ड मतलब कि खत्म होने के कगार पर है, कि उसकी जो स्पीशीज है उसमें नंबरिंग बहुत कम रह गई है, एंड नीड अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम द एक्सटिंक्शन, और हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे मेजर्स करने पड़ेंगे जिससे कि वो खत्म ना हो, उसके एक्सटिंक्शन को हम बचा सके, तो हम एक्स-सीटू करते हैं। एक्स-सीटू कंजर्वेशन इज अ डिजायरेबल अप्रोच। तो उसके लिए जो होता है एक्स-सीटू कंजर्वेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफी आता है। तो आगे देखिए क्या है इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे हमने पीछे ही पढ़ा कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, फेस्ड विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन मैनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट feasible to conserve all their biological wealth। बोला है कि जो बहुत सारे नेशन है उन्हें ऐसे कुछ जो इन सीटू कंजर्वेशन है वो अनरियलिस्टिक और इकोनॉमिकली फेसिबल नहीं लग रहे हैं उसके डेवलपमेंट में टू कंजर्व करने के लिए ऑल देयर बायोलॉजिकल वेल्थ। उन्हें ये जो इन सीटू कंजर्वेशन है वो अनरियलिस्टिक और इकोनॉमिकली ठीक नहीं लग रहा है। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम द एक्सटिंक्शन फार एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। और बोला कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो जिनको सेव करना भी बाकी है, जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उनकी नंबर ज़्यादा है कंपेरिजन टू द जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कंजर्वेशन रिसोर्सेज जितने अवेलेबल हैं। ऑन द ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट। बोला इस प्रॉब्लम को ग्लोबल लेवल पर शो किया है कंजर्वेशनिस्ट ने, जितने भी कंजर्वेशनिस्ट हैं। दे आइडेंटिफाइड, उन्होंने क्या पाया है, फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन
certain biodiversity hotspots regions were with very high level of species richness and high degree of endemism। उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए गए हैं जो कि उनमें बहुत हाई लेवल की स्पीशीज रिचनेस है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं और ऊपर से हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म क्या होता है? द स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एट नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स, की वो जो स्पीशीज होती है वो वहीं पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती है। इनिशियली 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to the 34। बोला कि जो स्टार्टिंग में सिर्फ 25 biodiversity hotspots पाए गए थे, लेकिन अब 9 मोर ऐड हो गए हैं और टोटल कितने हो गए हैं? 34 हमारे पास हॉटस्पॉट्स हो गए हैं वर्ल्ड में, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो गए हैं। ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। These hotspots are regions of accelerated habit loss। और बोला जो हॉटस्पॉट्स हैं, ये रीजन्स जो हैं, इनका जो हैबिटेट है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। थ्री ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स, तीन इनमें से हॉटस्पॉट्स के बारे में बात हुई है। वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका एंड इंडो बर्मन हिमालयन कवर अवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हायर बायोडाइवर्सिटी रीजन। बोला इनमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रीजन है ये तीनों जो हैं। ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया। और जितने भी और हॉटस्पॉट है वो बहुत कम से कम सिर्फ पूरे हमारे लैंड का 2% एरिया ही कवर करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कवर करते हैं वो वेस्टर्न घाट है, श्रीलंका और इंडो बर्मन एंड हिमालयन हॉटस्पॉट है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली havers is extremely high, and strict protection of these hotspot could be produce the ongoing mass extinction by almost 30%। और ये जो हमने 3 हॉटस्पॉट पढ़े, बोले इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो स्पीशीज पाई जाती हैं। एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दिस हॉटस्पॉट कुड इंक्रीज द ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन बाय ऑलमोस्ट 30%। और जो ये जो हॉटस्पॉट है इनका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है ताकि रिड्यूस कर सके हम जो हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है उनका 30% जो होगा रिड्यूस हो जाएगा अगर हम इन जो मेन हमारे हॉटस्पॉट्स हैं इनको ही हम प्रोटेक्ट कर सकें। इन इंडिया इकोनॉमिकली यूनिक and biodiversity rich regions are legally प्रोटेक्टेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। बोला इंडिया में ही जो है इकोलॉजिकली यूनिक जो हैं और जो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है वही लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी के रूप में। इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इंडिया हैज ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन एंड कल्चर ट्रेडिशंस सेंचुरीज। ट्रेडिशन एम्फेसिस द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। बोला इंडिया की ऐसी हिस्ट्री है या हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा जो ये धर्म है और जो हमारा कल्चर है वो भी जो है हमें नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्फेसाइज करता है। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट they are set aside and all the trees and wildlife within the venerated and the total protection। तो ये जितने भी हमारे बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं उनमें बहुत सारे फॉरेस्ट को, ट्रीज को और वाइल्ड लाइफ को पूजा जाता है और टोटली प्रोटेक्ट किया जाता है। सच सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी, जेंटिया इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ द कर्नाटक एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुजा। इन सबको सेक्रेड ग्रुप्स बोला गया है। यहाँ सब सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। इन मेघालय चंद्रा, सरकुजा, चंदा एंड बस्त्र एरियाज ऑफ मेघालय, मध्य प्रदेश, यहाँ सब पे सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजीज अ नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट। बोला मेघालय में क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं वो लास्ट रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो हैं लार्ज नंबर ऑफ में रेयर और थ्रेटन्ड प्लांट्स जो हैं वो एक रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, वो भी लास्ट रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं एज अ सेक्रेड ग्रुप्स मेघालय में। एक्स सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो इन दिस अप्रोच threatened animal and plant taken out from their natural habitat and placed in the special settings
सेटिंग देयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन द स्पेशल केयर। बोला कि इस अप्रोच में क्या करते हैं, जितने भी थ्रेटन्ड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जो खतरे वाले, जो खत्म होने वाले एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से उठा के कहीं और पे रखा जाता है, कहीं और उनकी सेटिंग की जाती है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है और स्पेशल केयर किया जाता है। इनको हम जूलॉजिकल पार्क्स बोलते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स बोलते हैं और वाइल्ड लाइफ सफारीज पार्क्स सर्व दिस पर्पज। ये तीनों चीजें जो है इसका काम करती हैं एज अ एक्स टू कंजर्वेशन। देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क। बोल बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो खत्म होने वाले हैं जंगलों में, लेकिन उनको फिर भी अभी तक जीवित रखा गया है, मेंटेन किया गया है जूलॉजिकल पार्क्स के फॉर्म में। इन रिसेंट ईयर एक्स टू कंजर्वेशन has balanced beyond the keeping threatening the species in the enclosures। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में अब सिर्फ जो ये थ्रेटन स्पीशीज है उन्हीं को नहीं रखा जाता है, उन्हीं को ही सिर्फ नहीं रखा जाता है, वहाँ पे गैमीट्स रखे जाते हैं थ्रेटन स्पीशीज के, उनको प्रिजर्व किया जाता है वायबल और फर्टाइल कंडीशंस में, ताकि वो लॉन्ग पीरियड तक रह सकें थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्निक दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। यहाँ पे एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, यहाँ पे एग्स को भी फर्टिलाइज किया जाता है इन विट्रो, एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेट यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड, और प्लांट्स को प्रोपेगेट किया जाता है थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड्स के थ्रू। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन अ सीड बैंक। सीड्स जो है डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स के, उनको जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, उनके सीड्स को लॉन्ग पीरियड के लिए वहाँ पे सेव करके रखा जाता है इन सीड बैंक्स में। बायोडाइवर्सिटी नाउज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती है, एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल द नेशंस। तो इसकी जो कंजर्वेशन का काम है वो सभी नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द हिस्टोरिक कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसका जो कंजर्वेशन समिट हुआ था, द अर्थ कंजर्वेशन समिट हुआ था, वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। इसमें सभी नेशंस को बुलाया गया था और कुछ वहाँ पे अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए थे, ताकि वो जितना भी हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर सकें, और उसके बेनिफिट जो है वो सभी को मिल सके। इट अलाउ अप द वर्ल्ड in follow up the world summit on sustainable development held in 2002 Johannesburg, South Africa. Over 90 countries pledged their commitments achieved by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity as at global, regional and local level। तो उसके बाद बोला कि फॉलो अप हुआ वर्ल्ड समिट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। कब हुआ था ये? 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इसमें 190 कंट्रीज ने प्लेज ली थी, कमिटमेंट की थी कि वो अचीव करेंगे 2010 तक जितना भी बायोडाइवर्सिटी है उसके यूज को रिड्यूस करेंगे ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल पर।